हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू स्टडी टीचर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी टीचर चैनल में। मेरा नाम राधे चूती है और मैं यहाँ पर आपको यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, डेली क्लासेस हो रही है। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाया जा रहा है। रेगुलर 8 बजे क्लासेस होती है और यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही है और आपको पीडीएफ भी फ्री में दिए जा रहे हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ता है ताकि टेलीग्राम में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, अपकमिंग क्लासेस का पता चल जाए, सारी डिटेल्स आपको पता चल जाए। इसीलिए यहाँ पर आप टेलीग्राम देख सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाकर डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। जाके ज्वाइन कीजिए चैनल को ताकि वहाँ पर आपको सारी अपडेट मिलती रहे। साथ ही साथ जो भी क्लासेस होती है उसके सबके पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ चैनल का लिंक आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। गोल्डन ईरा का बैच अटेंड करना है। गोल्डन ईरा वाला जो भी अभी सीरीज करवाई है, जिसमें मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट करा दिया है, रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट करा दिया और अब हमारा जो यूनिट चल रहा है दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण, संचार का टॉपिक जो हमारा यूनिट जो है वो हमारी चल रही है, 4th यूनिट चल रही है। तो अगर किसी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं। राधे ज्योति नाम से फेसबुक आईडी है और स्टडी टीचर का लोगो लगा हुआ है, तो आपको मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल 100% आपको फ्री क्लासेस मिल रही है। कोई पेमेंट कोई नहीं लेने पड़ेगा। आपको पता ही है बाहर कितना बजट देना पड़ता है जब हमें कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ती है, अकेडमी ज्वाइन करनी पड़ती है, बुक्स का और भी बहुत सारे कुछ होता है उसमें। ठीक है, तो इतने सारे पैसे आपसे कोई ले ही नहीं रहा। यहाँ पे मैं नहीं ले रही हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सब करवा रही हूँ। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर अब सिलेबस की तरफ ध्यान दे देते हैं। कम्युनिकेशन में हमने क्या क्या कर लिया है। कम्युनिकेशन में हम लोग मीनिंग कर चुके हैं, कम्युनिकेशन के टाइप्स कर चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने कल की क्लासेस में आपको पढ़ाया था। जिन्होंने भी क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो प्रीवियस क्लासेस जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जाइए प्लेलिस्ट पे और वहां पर जाकर आप सारा का सारा जो है क्लासेस जो है देख सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में वर्बल होता है, नॉन वर्बल होते हैं, इंटरकल्चरल होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन होता है और क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है। ये सारा मैं आपको पढ़ा चुकी थी। क्लासरूम कम्युनिकेशन में हमारे और भी बहुत कुछ आ जाते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम कम्युनिकेशन लिखा गया है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चन में आपसे सब पूछे जाते हैं। प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं, आपसे कंपोनेंट पूछे जाते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी तरीके से आपको क्लासरूम कम्युनिकेशन की सारी चीजें पूछी जाती है। तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सब कुछ करवा रही हूँ। जो सिलेबस में नहीं भी है वो भी करा रही हूँ, क्योंकि सिलेबस क्या क्वेश्चन पेपर में वो आता है। तो अगर अभी हमारा सिलेबस चेंज भी हो जाएगा तो चेंज क्या होगा, जो चीजें वो जो टॉपिक से क्वेश्चंस डाल रहे हैं वो टॉपिक को ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, तो नुकसान तो कुछ भी नहीं है, सब जगह फायदा ही है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको करवाने वाली, तो क्योंकि अभी हमारे ये फिनिश नहीं हुआ टॉपिक, तो आज हम जहां तक कर सकते हैं वहां तक करेंगे और इसको भी कंप्लीट करेंगे। फिर बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे, देन मास मीडिया और सोसाइटी, ये हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज हमारी यूनिट 4 की 4th क्लास चल रही है। कम्युनिकेशन संप्रेषण कर रहे हैं मेरे साथ। तो चलिए अब अपने स्टडी की ओर चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होते हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत। ठीक है, एक इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन मतलब एक प्रभावी कक्षा संचार जो है वो उसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं, उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हमने जाना है। हिंदी इंग्लिश वालों हिंदी वाले बच्चे वाले जितने भी हैं, हिंदी मीडियम वाले, सच वो परेशान ना हो। यहाँ पे हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, आप दोनों का सोचते हुए ही यहाँ पर पीडीएफ बनाया जाता है। सो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेंशन ना ले। यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें। तो क्या है यहाँ पर इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, उसके क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। अगर आप अपनी जो क्लासरूम है उसकी जो संप्रेषण, जो क्लासरूम कक्षा में संप्रेषण होता है, उसको अगर प्रभावी बनाना चाहते हैं तो कुछ सिद्धांत होते हैं। क्या सिद्धांत होते हैं, कुछ इफेक्टिवनेस ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन डिपेंड्स 5 मेजर फैक्टर, कुछ 5 ऐसे कारक होते हैं जिनके ऊपर हमारी ये प्रभावी कक्षा कम्युनिकेशन डिपेंड करती है। वो कौन कौन से कारक है। पहला कारक है टीचर। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर एक आपने कक्षा में संप्रेषण करना है तो टीचर का होना जरूरी है। टीचर नहीं होगा तो संप्रेषण किसके साथ होगा, या कौन हमें समझाएगा, कौन हमें बताएगा, कौन हमें पढ़ाएगा। ठीक है, तो एक टीचर का होना जरूरी है। अगर एक टीचर का होना जरूरी है तो एक स्टूडेंट का होना भी जरूरी है।
ठीक है। अब टीचर और स्टूडेंट तो है, लेकिन टीचर स्टूडेंट आपस में वार्तालाप क्या करेंगे, आपस में संप्रेषण क्या करेंगे, संचार क्या करेंगे, किस चीज का संचार करेंगे, ये भी तो क्लियर होना चाहिए। सो इसके लिए आपके पास क्या होने चाहिए, मैसेज होने चाहिए। मतलब अगर एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तो उसके पास मैसेज होना चाहिए, या उसके पास कोई टॉपिक होना चाहिए पढ़ाने के लिए, ठीक है, या उसके पास कोई सिलेबस होना चाहिए जो जिसको वो पढ़ाएगा उस स्टूडेंट को, उसी के ऊपर तो संप्रेषण होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और क्या कारक हो सकते हैं, और कारक है इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड मीडिया। बिल्कुल इंस्ट्रक्शनल कुछ मेथड्स होने चाहिए, मतलब कुछ तरीके होने चाहिए कि किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दी जाए, टीचिंग किस तरीके से की जाए, उसके कुछ मेथड होने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है, मैंने आपको अलग अलग मेथड्स पढ़ाए थे ना टीचिंग एप्टीट्यूड में, देखिए अलग अलग मेथड हो सकता है। अगर आपने कोई चीज पढ़ानी है तो आप जो है किसी तरीके से प्रेजेंटेशन की फॉर्म में पढ़ा सकते हैं, पीपीटी की फॉर्म में पढ़ा सकते हैं, या कोई अलग मेथड यूज कर सकते हो आप, ठीक है। हीरोस्टिक मेथड था हमारे पास, अलग अलग मेथड थे, उनको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर जो है चॉक एंड बोर्ड सिस्टम कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर अलग अलग तरीके से, मतलब किसी भी तरीके का किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो। अगर आप हिस्टोरिकल वाली सर्च कर रहे हो तो आप हिस्टोरिकल जो है कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके से आप अलग अलग मेथड यहाँ पर अपना सकते हो। फिर आपका मीडियम कैसा होगा, मीडियम आपका कैसा होना चाहिए, मतलब माध्यम, आपका माध्यम क्या होगा। माध्यम आपका कुछ भी हो सकता है। मैं आपको टीचिंग कर रही हूँ, मैं आपको इंस्ट्रक्शनल कर रही हूँ, मतलब यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, उसके तरीके बता रही हूँ, तरीकों के साथ साथ किसी माध्यम का यूज भी कर रही हूँ। वो माध्यम क्या है, वो माध्यम है इंटरनेट। मैं यहाँ पर इंटरनेट का या यूट्यूब का यूज कर रही हूँ, यूट्यूब के थ्रू मैं आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम कर रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किसी ना किसी के थ्रू हम यहाँ पर, किसी मीडिया के थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाते हैं। एंड उसके बाद लर्निंग एनवायरनमेंट, जहां भी आप पढ़ रहे हैं, जिस क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, वहां का लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चे बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं, तूफान मचा के रखा है और हम पढ़ाई जा रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब एक माहौल होना चाहिए, एक अच्छा एरिया होना चाहिए, एक अच्छा क्लासरूम का सिस्टम होना चाहिए, जहां पे हम एक टीचर पढ़ा रहा है तो बाकी सभी लिसनर हो, और जहाँ फीडबैक लिया जा रहा है वहां बच्चे अपना रिस्पॉन्स भी करें। तो सब चीजें वहां पर होनी चाहिए, एक मैसेज होना चाहिए, कोई मेथड होना चाहिए, कोई मीडिया, कोई तरीका होना चाहिए, और साथ ही साथ एक अच्छा हैप्पी एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। तो ये 5 ऐसे फैक्टर्स हैं, मेजर फैक्टर्स हैं, जो एक क्लासरूम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है। तो कुछ प्रिंसिपल्स भी बता दिए। अब आगे चलते हैं, जरा थोड़ा सा और समझते हैं। प्रभावी कक्षा संचार के सिद्धांत में शिक्षक आ गए, छात्र संदेश आ गए, निर्देशात्मक तरीके और मीडिया आ गया, और सीखने का माहौल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए, और इन चारों को ही हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इन चारों के अंदर भी बहुत कुछ आता है, जैसे मैं कहती हूँ ना आपको, एक तो मेन टॉपिक हो जाता है, फिर मेन टॉपिक के अंदर कुछ सब टॉपिक्स हो जाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से एक इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर आपके ये 4 पॉइंट आते हैं, बट इन 4 पॉइंट के अंदर भी बहुत सारे सब पॉइंट्स आते हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा आ जाता है प्रिंसिपल फॉर टीचर। यहाँ पे जो है कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं टीचर्स के लिए, कि टीचर्स को किन किन सिद्धांतों को फॉलो अप करना चाहिए, किन सिद्धांतों को मानना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ मैसेज डिजाइन, जिस तरीके का आप मैसेज यहाँ पर कर रहे हो, या जो आपने पढ़ाना है, उस तरीके का क्या डिजाइन होना चाहिए। मतलब वहां पर आप किस तरीके की कम्युनिकेशन का यूज करोगे, किस तरीके की कम्युनिकेशन में आप अपने विचारों को डालने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पे उसके कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए। प्रिंसिपल फॉर सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड मीडिया, यहाँ पर आप सिलेक्शन करोगे अपने इंस्ट्रक्शनल मीडिया को भी, और साथ ही साथ मेथड को भी, कि आप क्या, किस मेथड, किस तरीके से आप वहां पर पढ़ाना चाहते हैं। प्रिंसिपल फॉर क्रिएटिंग अ कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, किस तरीके का एक लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो 4 पॉइंट है, इनको एक एक करके समझते हैं। तो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग, जहां आ जाता है प्रिंसिपल फॉर टीचर्स। टीचर्स के लिए क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। अब आप भी देखिए, आप लोग सबके सब यूजीसी नेट के प्रिपरेशन कर रहे हो, आगे जाके आप लोगों ने भी प्रोफेसर्स बन जाना है, आपका नेट जेआरएफ क्लियर हो जाएगा, आप प्रोफेसर्स बन जाओगे। फिर क्या होगा, फिर आपको कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड अ परसेप्शन, ठीक है, अबाउट सराउंडिंग। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो माननी पड़ेगी। पहला क्या होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, मतलब वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सारे कार्य करने चाहिए, ठीक है। हमें
एक हमारा एक अपना परसेप्शन होना चाहिए, मतलब एक अपनी धारणा होनी चाहिए। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, एक टीचर को पता होना चाहिए कि उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन कौन से हैं और उसके वीक पॉइंट कौन कौन से हैं। वो कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा है या कुछ भी पढ़ा रहा है, उसे पता होना चाहिए मेरा ये वीक पॉइंट है और ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो जो मेरा वीक पॉइंट है उसे मैं कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ, ये चीज़ों को एक्सेप्ट करना और रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए एक अपना परसेप्शन बनाते हुए, धारणा बनाते हुए उसको सुधारना, ये यहाँ पर टीचर का एक प्रिंसिपल होता है। तो ये पहला प्रिंसिपल आपका हो गया डेवलपमेंट ऑफ रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, जहां आप गलत हो या जहां आप स्ट्रांग नहीं हो वहां पर उस चीज को स्ट्रांग करना है। एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, रियलिटी को एक्सेप्ट करना एंड एफर्ट्स टू रियलाइज वन पोटेंशियल, और उसके प्रति अपने एफर्ट्स लगाना। समझ आया? सेकंड है यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोफेंसी इन द सब्जेक्ट मैटर। यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्रोफेंसी होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर में, मतलब यहाँ पर दक्षता होनी चाहिए। प्रोफेंसी का मतलब क्या होता है? दक्षता। यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं आपकी वोकैबुलरी को भी बहुत अच्छा कर दूंगी, ठीक है? तो दक्षता होनी चाहिए सब्जेक्ट मैटर पे। कोई भी आपका सब्जेक्ट है, मान लीजिए आप कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे मैं पेपर 1 आपको पढ़ा रही हूँ, तो पेपर 1 में मेरी कमांड होनी चाहिए, पेपर 1 में मुझे जो है स्किल्ड होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। तो उसी तरीके से जो भी सब्जेक्ट आप एज अ प्रोफेसर आगे जाके पढ़ाएंगे, उस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। सो डिजायर टू एक्वायर नॉलेज इज द मस्ट फॉर द टीचर। ये टीचर के लिए जरूरी है कि जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ाने वाला है उस पर उसकी दक्षता हो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर कुछ वर्ड है जो महात्मा गांधी जी ने बोले। महात्मा गांधी जी ने कहा था, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो स्टार लगा लीजिए, ये पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल डायरेक्ट यही स्टेटमेंट उठाकर डाल दी जाती है। तो ये कुछ पंक्तियां हैं उनकी जो कही है उन्होंने। स्टेटमेंट में क्या कहते हैं गांधी जी कि लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो एंड लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर। मतलब क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? ये कहते हैं कि जियो कैसे, लिव जियो कैसे जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, और सीखो, सीखो कैसे कि ये तुमने जिंदगी भर तक करना है, ऐसे सीखो। तो इस तरीके की पंक्तियां हैं यहाँ पर। कुछ हिंदी मीडियम वालों के लिए भी थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट को महात्मा गांधी के शब्दों में उन्होंने कहा कि ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ठीक है? ऐसे जीना जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, तो अच्छी तरीके से जियो जिंदगी को। और ऐसे सीखो, सीखने के लिए उन्होंने क्या कहा कि सीखो ऐसे कि जैसे तुम हमेशा जीवित रहने वाले हो, तो इस तरीके से सीखो। तो ये बात, ये पंक्तियां में बहुत इंपॉर्टेंट है जो महात्मा गांधी जी ने कही है। उसके बाद आगे तीसरा पॉइंट हमारा क्या आ जाता है, या तीसरा मैं कहूँ कि प्रिंसिपल ऑफ टीचर। प्रिंसिपल ऑफ टीचर के तीसरा क्या होना चाहिए कि यहाँ पर टीचर के प्रिंसिपल्स बताए जा रहे हैं। मैं 2 ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब टीचर क्या है? यहाँ पे टीचर को अंडरस्टैंड करना चाहिए लर्नर को, जो भी शिक्षार्थी है, जो भी पढ़ने वाला विद्यार्थी है, उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करे। तो सबसे पहले जब क्लास में टीचर आता है तो क्या करता है? बच्चों से पूछता है ना वो किस लेवल में है, कहाँ से उनको पढ़ाना शुरू करना है, उनको भी समझने का प्रयास करता है। जहां उनको कोई दिक्कत आ रही, कोई चीज वो नहीं कर पा रहे, मैथमेटिक्स वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो उनकी हेल्प करना यहाँ पे टीचर का काम बन जाता है। सो अंडरस्टैंड द लर्नर, तो यहाँ पे टीचर का काम है कि वो बच्चे को अंडरस्टैंड करे, उसे समझने का प्रयास करे। फिर चौथा पॉइंट आ जाता है डेवलपमेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। यहाँ पर टीचर यहाँ पर कम्युनिकेटिव जो स्किल है, मतलब जो यहाँ पर हमारा संप्रेषण की स्किल है, उसे यहाँ पर अच्छा करने की कोशिश करता है, बेहतर बनाने की कोशिश करता है, अपने स्किल को और ज्यादा एनहांस करने की कोशिश करता है। सिर्फ और सिर्फ वर्बली ही नहीं बल्कि नॉन वर्बल भी, मतलब सिर्फ और सिर्फ मौखिक रूप से ही वो अपनी स्किल को परफेक्ट नहीं बनाता, बल्कि नॉन वर्बल तरीके से, मतलब कुछ सिम्टम्स के थ्रू, कुछ सिंबल्स के थ्रू वो अपने चीजों को भी और ज्यादा बताता है। वर्बल नॉन वर्बल मैंने पढ़ा है। सो डेवलपमेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाता है, अपने शब्दों को कंसाइन करके छोटे शब्दों में बताने का प्रयास करता है। समझ आ गया? तो यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? नॉलेज अबाउट द पेडागॉगी एंड एंड्रोगॉगी। यहाँ पर टीचर को इस बात की नॉलेज होनी चाहिए, इस बात की समझ होनी चाहिए कि उसे पेडागॉगी में कैसे पढ़ाना है और एंड्रोगॉगी में कैसे पढ़ाना है। ये चीज मैं ऑलरेडी वैसे आपको पढ़ा चुकी हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड में भी, ठीक है? तो पेडागॉगी और एंड्रोगॉगी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेडागॉगी क्या होता है? पेडागॉगी होता है जहां पर हम जो है चाइल्ड की बात की जाती है। यहाँ पर किसकी बात की जाती है? चाइल्ड की बात की जाती है, बच्चों की बात की जाती है यहाँ पर, जहां पर हम बच्चों को पढ़ाने के जो
तरीका है या उस चीज की जब स्टडी करते हैं उसे हम पैडागॉजी कहते हैं। ठीक है, कि किस प्रकार हम बच्चों को पढ़ाया जाए, किस प्रकार छोटे बच्चे 6th-7th के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाया जाए, उस चीज का जहां अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पैडागॉजी कहते हैं। और जहां पर यहाँ पर वयस्क, वयस्क मतलब एडल्ट, जो एडल्ट होते हैं उनको किस तरीके से पढ़ाया जाए, जैसे कि आप लोग हो, आपको किस तरीके से पढ़ाया जाए, इस चीज की जब अध्ययन किया जाता है तो उसको आप क्या कहते हैं, एंड्रोगॉगी कहते हैं। तो ये दो शब्द बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लीजिए। तो यहाँ पर टीचर को नॉलेज होनी चाहिए कि एक बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है और एक एडल्ट जो ह्यूमन बीइंग है उसे किस तरीके से पढ़ाना है। क्लियर होगी ये बात। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एडॉप्ट फ्लेक्सिबल अप्रोच। यहाँ पर वो उसको एडॉप्ट करना चाहिए, टीचर को एडॉप्ट करना चाहिए फ्लेक्सिबल अप्रोच को। दिस हेल्प इन अ मॉडिफाइड इंस्ट्रक्शन, ये उसको टीचिंग करने में भी हेल्प करता है एज पर द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, और स्टूडेंट्स की नीड भी यहाँ पर जो है पूरी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर फ्लेक्सिबल अप्रोच की मतलब एक फ्लेक्सिबल दृष्टि, एक लचीला दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि कभी कभी टीचर को करेक्टली वो समझा ना पाए, तो इसलिए उसको कुछ कुछ एग्जाम्पल्स का यूज करना पड़ता है, कुछ इमेजेस का यूज करना पड़ता है ताकि वो बच्चों को अच्छी तरीके से समझा सके। इसीलिए टीचर को यहाँ पर कहीं पर फ्लेक्सिबल दृष्टिकोण को भी अपनाना चाहिए, लचीला जो दृष्टिकोण होता है उसको भी अपनाना चाहिए। समझ आ गया, मतलब जहां पर आप अपनी बात को समझाने के लिए इमेजेस का यूज करो। ठीक है, जैसे मैं आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाती हूँ तो जब मैं आपके इमेजेस भी लगाती हूँ ताकि आपको पता चल जाए, मैं कुछ डायग्राम्स बना देती हूँ उसके थ्रू आपको समझ में आ जाए, या कुछ ऐसी चीजें, ठीक है, जहां पे आपको इजी हो जाए उस बात को समझना। सो एडॉप्ट द फ्लेक्सिबल अप्रोचेस, ये टीचर को ध्यान रखना चाहिए, टीचर का प्रिंसिपल कहलाता है। उसके बाद 7th पॉइंट आ जाता है बीइंग ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड। यहाँ पर बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, हमारा यहाँ पर उद्देश्य जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उद्देश्य बिल्कुल यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। साथ साथ हमें यहाँ पर एम्बायस नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं और 40 बच्चे में से जो बच्चे मुझे पसंद है, ठीक है, मैं उनके मार्क्स ज्यादा लगा दूं, और बाकी बच्चे मुझे पसंद नहीं है सो मैंने उनके मार्क्स उनके अकॉर्डिंगली लगा दिए। तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हम किसी प्रकार का पक्षपात नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वो जेंडर को लेकर हो, चाहे रेस को लेकर हो, चाहे किसी भी तरीके से हम जो है पढ़ा रहे बच्चों को, बट यहाँ पर किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जिसने जो आंसर दिया है उसका वही रिजल्ट निकालना चाहिए। सो बीइंग ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड, यहाँ पर हम किसी तरीके के किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान टीचर को रखना पड़ता है, ये उसके प्रिंसिपल्स के अंदर आता है। क्लियर होगी ये बात। ये तो पढ़े हमने टीचर्स के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। अब आगे चलते हैं जरा, अब आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैसेज डिजाइन। मैसेज डिजाइन, यहाँ पर देखिए जाहिर सी बात है जब बच्चे को पढ़ाना है तो कुछ ना कुछ मैसेज होगा, बट यहाँ पर मैसेज, कैसे मैसेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि संप्रेषण ही तो हो रहा है क्लास में। क्लास में क्या होगा, क्लासरूम में क्या होगा, संप्रेषण ही तो होगा। तो संप्रेषण के थ्रू, तो संप्रेषण में हम किस तरीके का मैसेज जो है वो देंगे, किस तरीके का मैसेज डिजाइन करेंगे, वो यहाँ पर उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जब हम मैसेज को डिजाइन करेंगे तो उसकी एक विशेषता बताई गई है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, हमारा जो उद्देश्य है वो बिल्कुल नीट एंड क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए मैंने कोई टॉपिक पढ़ाना है, जैसे कि आज मैंने कोई टॉपिक आपको पढ़ाना है, ठीक है, कम्युनिकेशन का कोई टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही, तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, विशिष्ट उद्देश्य उसका होना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए मैं किसी क्राइटेरिया का यूज कर रही हूँ, कोई सिंबल्स का कोई यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पर एक शब्द का यूज किया गया है स्मार्ट। स्मार्ट शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल इसको आप स्टार बना लीजिए। स्मार्ट, स्मार्ट शब्द का प्रयोग किया कि जब आप मैसेज को डिजाइन करते हैं तब आपको स्मार्ट शब्द को याद रखना है। उसमें स्मार्ट का मतलब क्या है, मतलब पहला जो आपका मैसेज में होना चाहिए या आपके संप्रेषण में पहली चीज जो होनी चाहिए वो होना चाहिए स्पेसिफिक। जो आपका मैसेज है संप्रेषण में वो बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब विशिष्ट होना चाहिए। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ विशिष्टता होनी चाहिए, इस तरीके का मैसेज आपका होना चाहिए। कोई आलतू फालतू बात ना आप उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक मैसेज डिजाइन किया है आपने, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट मैसेज है, सो वो आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, आलतू फालतू इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मिजरेबल होना चाहिए, मतलब मापात्मक तरीके से होना चाहिए, जिसको आप माप सको। मापोगे कैसे, मापोगे कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कुछ पढ़ाया, कुछ समझाया, तो मैं उसे मापती रहूं बीच बीच में, बाय आपके यूनिट टेस्ट लेती रहूं,
आपके जो है 1 वीक के बाद टेस्ट लेती रहूं, आपके जो है बीच में हाफ ईयरली टेस्ट लेती रहूं, तो वो क्या तरीका हो गया, वो मापने का तरीका हो गया कि जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको कितना समझ में आ रहा है। सो उसको मैं मेजरेबल भी कर रही हूँ, मतलब वहां पर मैं माप कर चेक भी कर रही हूँ कि कितना आपको समझ में आ रहा है। जैसे कि मैं जब पूरा पढ़ा लेती हूँ, पढ़ाने के बाद मैं एमसीक्यू सीरीज चलाती हूँ, ठीक है, तो वो यही चेकआउट करने के लिए होता है कि कितने बच्चों को कितना आता है, ठीक है। उसके बाद अचीवेबल भी होना चाहिए, मतलब जो चीज मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसे आप अपनी लाइफ में अचीव कर सके, मतलब उसका कोई ना कोई अचीवमेंट हो, मतलब उससे आप जिंदगी में कुछ बन सको, जिंदगी में कुछ पा सको। तो यहाँ पर मैं आपको यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, तो इसका क्या अचीवमेंट है आपकी लाइफ में, मैं फालतू तो नहीं पढ़ा रही ना आपको। तो यहाँ पर अचीवमेंट आपकी लाइफ में क्या है कि आप उस एग्जाम को क्रैक करके एज ए प्रोफेसर कहीं पर लग सकते हैं। सो यहाँ पर ये अचीवेबल आपके लिए होगा, ठीक है। सो ऊपर से ये चौथा पॉइंट यहाँ पर कहता है आर, आर का मीन्स हो गया यहाँ पे रियलिस्टिक होना चाहिए, मतलब वास्तविक होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी गलत सलत बता दिया मैंने आपको और आपने पढ़ दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रियलिस्टिक होना चाहिए, रियल बेस्ड होना चाहिए, वास्तविकता से जुड़ा हुआ होना चाहिए। उसके बाद टाइम, यहाँ पे टाइम फ्रेम भी बड़ा ज्यादा मैटर करता है। टाइम फ्रेम, अगर जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कोई चीज समझा रही हूँ, है ना, और मैं रोज उसी टॉपिक को पढ़ाती जाऊँ, उस इसी टॉपिक को पढ़ाती जाऊँ, तो वो क्या है, वो एक ही चीज को मैं बार बार पढ़ाती रहूंगी तो टाइम की वेस्टेज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम को फ्रेम आउट करना भी बड़ा जरूरी है कि जो भी टाइम मैंने सेट किया है मैं उस टाइम के अंदर एक नया टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने आऊँ। कल की क्लास हमारी जो है किसी दूसरे टॉपिक पे हुई थी और आज की क्लास किसी दूसरे टॉपिक पे हो रही है। सो यहाँ पर टाइम का मैनेजमेंट किया जा रहा है। जब भी आपको बीच में टाइम मिलता है, सो रिवाइज होल टेस्ट। यहाँ पर आप बीच में देखिए, संडे को आप लोगों को पता ही है, संडे को ऑलरेडी जो है हॉलीडे होता है, छुट्टी होती है, किसी तरीके की कोई पढ़ाई नहीं होती। तो उस दिन आपका काम क्या होता है, उस दिन आप फ्री नहीं होते, उस दिन आपका मेन काम होता है जितना भी मैंने 1 वीक में पढ़ाया है उस 1 वीक को आप याद करो, तभी आपकी उस चीज में पकड़ बन पाएगी। आप उस चीज को याद करो, समझो, जहां नहीं समझ में आया, मैंने हमेशा कहा है कि मैं यहीं पे हूं, आप पूछ लीजिए, आप पूछिए कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, ठीक है। तो यही तो हो गया स्टडी। अगर आप उसको इवेल्युएट नहीं करोगे, अगर आप उसका मूल्यांकन नहीं करोगे, तो आपको कैसे नहीं, फिर कैसे पता चलेगा। आप खुद को भी मेजरेबल करो, वहां बाकी टीचर का काम तो होता ही है मेजरेबल करना। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो यहां पर स्मार्ट क्या दे रखा है, स्मार्ट आपको एक एब्रीवेशन दे रखी है, या मैं कहूं निमोनिक दे रखा है। निमोनिक पढ़ाया था ना मैंने पीछे, मैं बार बार रिपीटेशन करती हूँ ताकि आपको वर्ड्स फैमिलियर हो जाओ आप उन शब्दों से। निमोनिक्स, स्मार्ट क्या है, एक निमोनिक्स है। निमोनिक्स में मैंने क्या पढ़ाया था, निमोनिक्स का मतलब क्या होता है। निमोनिक्स का मतलब मैंने कहा था जब हम किसी शब्द को जो है किसी शॉर्ट फॉर्म के शॉर्ट रूप में पढ़ेंगे उसको, या एब्रीवेशन के रूप में पढ़ेंगे, है ना, कोई ट्रिक के फॉर्म में पढ़ेंगे किसी चीज को, ताकि ट्रिक से मुझे वो पूरी स्टेटमेंट याद रहे, है ना, तो तब उसे क्या कहा जाता है, निमोनिक्स कहा जाता है। यही पढ़ाया था शायद मैंने, है ना। ठीक है, यहाँ पे एम रह गया, ठीक है। तो निमोनिक्स समझ में आ गया। निमोनिक्स क्या होता है, जब किसी को ट्रिक में पढ़ते, तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम फ्रेम, इन सबको एक निमोनिक की फॉर्म में पढ़ रहे हैं। और निमोनिक क्या है हमारा, स्मार्ट। समझ आया, स्मार्ट को अब इस तरीके से याद कर लो तो याद रहेंगे आपको ये मैसेज डिजाइन, जिसके अंदर आपको ये जो सबसे स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको समझा दिया। अब आगे चलते हैं जरा इसके सेकंड पॉइंट पे। डिजाइन में अब और क्या चीजें देखनी पड़ती है, एक तो ये बता दिया मैंने, स्मार्ट, स्मार्ट तरीके से चलना पड़ता है। दूसरा यहाँ पर क्या है, कंटेंट शुड बी रेलेवेंट, जो भी कंटेंट आपने उठाया है वो बिल्कुल रेलेवेंट होना चाहिए, सही होना चाहिए, एंड कवर ऑल द ऑब्जेक्ट, आपके पूरे ऑब्जेक्ट को कवर करने वाला होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं यहाँ कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ और पढ़ाते पढ़ाते मैंने बीच में डाल दिए उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक्स, रिसर्च के टॉपिक्स डाल दिए बीच में, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अपने उद्देश्य से भ्रमित हो जाऊं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका टॉपिक कम्युनिकेशन है तो उसके रिगार्डिंग टॉपिक्स ही उसके अंदर होने चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर आपके ऑल जो भी टॉपिक्स है वो कवर अप होने चाहिए। तीसरी बात है, प्रॉपरली सीक्वेंस होना चाहिए, पूरी अच्छी तरीके से सीक्वेंस में होनी चाहिए हर एक चीज। जैसे कि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूं तो वो बिल्कुल सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। आप
कोई चीज जो जिस चीजों को आप अच्छी तरीके से जानते हो, पहले मैं वो चीजें आपको बताऊंगी, फिर उन तरीके से मैं धीरे धीरे कठिन की ओर जाऊंगी। मतलब आसान से जब आप कठिन की ओर जाते हो, जटिल की ओर जाते हो, तो उसको कहते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल चीजों से मतलब मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल, घर के आसपास के एग्जाम्पल बता दिए, उसके थ्रू आपको समझ में आ गया, और फिर मैं धीरे 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 करके आपकी चीज को थोड़ा और, आपकी नॉलेज को थोड़ा और बढ़ाते हुए उसको हार्ड तक पहुंचाऊंगी। दैट इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। समझ आया? उसके बाद है इजी टू डिफिकल्ट। जब हम इजी से डिफिकल्ट की ओर जाते हैं, मतलब कोई आसान चीजें, जो आसान आसान चीजें हैं वो मैंने पहले आपको समझा दी, उसके थ्रू फिर मैंने आपको डिफिकल्ट डिफिकल्ट जो हार्ड चीजें थी वो आपको समझा दी, तो वो इजी टू डिफिकल्ट हो गया। मतलब एक सीक्वेंस होता है पढ़ाने का भी, एक जो अपनी बात को समझाने का भी। कम्युनिकेशन क्लास में जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, संप्रेषण करते हैं, तो उसको भी एक तरीका होता है। अगर मैं सीधा ही आपको कोई हार्ड वर्ड बोल दूं, मैं आपको सीधा ही बोल दूं भैया निमोनिक क्या है, जैसे मैंने अभी पढ़ा है निमोनिक क्या है, ठीक है, तो आपको नहीं समझ आएगा। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी इजी चीज बताऊं कि यार मैंने आपको बता दिया कि जब आप किसी ट्रिक वर्ड से आप बिल्कुल वाकिफ हैं इस चीज से, है ना, इस शब्द से वाकिफ है कि ट्रिक्स होती हैं, है ना, तो अब किसी चीज की ट्रिक्स बना लोगे तो आपको वो बात समझ में आ गई, वो होगी आपकी इजी बात। और फिर मैंने आपको जो है निमोनिक शब्द बता दिए, तो अब आपको समझ में आ गया। सो इजी टू डिफिकल्ट वो समझ में आ गया। कंक्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट होता है, मतलब मूर्त टू अमूर्त होता है। कोई चीज जो मूर्त रूप में आप लोगों के सामने, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल दूं कि जिन्होंने हाथ में वंशी पकड़ी हुई है, ठीक है, पैर जो है इस तरीके से फोल्ड कर रखे हैं, ऐसे हैं, तो खड़े हुए हैं, साथ में जो है ऐसे हैं, मतलब मैं एक इमेज आपके सामने क्रिएट करूं, सो वो चीज क्या है, मूर्त रूप में है। तो जब आप उस चीज को देखोगे तो आप समझ जाओगे, आपने वो चीज देखी होगी, वो मूर्त रूप में आपने देखा होगा, तो आप समझ जाओगे कि ये कृष्णा की बात कर रहे हैं, कान्हा जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि धनुषधारी है, धनुष पकड़ा हुआ है, तो इस तरीके से आप समझ जाओगे कि भैया राम की बात की जा रही है। लेकिन अगर आपने उनको ना देखा हो और मैं उन चीजों को किसी और चीज के साथ, ऐसी चीज के साथ आपका कंपैरिजन करके बताऊं जो ऑब्स्ट्रैक्ट है, जो है कैसी है, जो बिल्कुल अमूर्त है, जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। आप बोलोगे कि आपने कभी जो है स्टार को करीब से नहीं देखा, तो आप मुझसे बोलोगे मैम स्टार कैसा होता, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी, भैया स्टार इस टाइप का होता है, आप वहां जाना, वहां देखना, इस तरीके का चीज होगा, बिल्कुल वैसा एज इट इज स्टार होता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया कि कोई ऐसी अमूर्त चीज से आप जो है वाकिफ होते हो, ठीक है। तो मूर्त टू अमूर्त हो गया। फिर है नोन टू अननोन, मतलब जिस चीज को आप जानते हो उस चीज से आप जो चीजें नहीं जानते हो वो भी पता करते हो, ठीक है। कोई चीजें जो आपको ऑलरेडी पता है, पहले मैं वो चीजें आपको बताऊंगी, आप समझ जाओगे। फिर जो चीजें आप नहीं जानते थे, निमोनिक के बारे में आप नहीं जानते थे, वो चीज मैंने आपको बता दी, अब आपको वो भी समझ में आ गया, समझ आ गया। सो नोन टू अननोन हो गया। अब यहाँ पर लास्ट आ जाता है आपका ऑब्जर्वेशन टू रीजनिंग। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टू रीजनिंग में क्या है कि जैसे आप किसी चीज, कोई थ्योरी, आपको ग्रेविटेशनल थ्योरी के बारे में बताया था कि कोई व्यक्ति था जिसने जो बैठा हुआ था पेड़ के नीचे, और उसने कोई भी चीज ऊपर फेंकी, वो बिल्कुल ऊपर से नीचे आ गई। तो तब उसने देखा कि यार एक चीज को मैंने ऊपर से फेंका, वो नीचे आ गई, दूसरी बार उसने दूसरी चीज को फेंका, वो भी नीचे आ गई। तो यहाँ पर क्या किया उसने, उस चीज को ऑब्जर्व किया, और उस ऑब्जर्व से उसने एक रीजनिंग क्रिएट कर दी, यहाँ पर एक तर्क यहाँ पर बना दिया कि भैया ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि जमीन के नीचे कुछ ऐसा गुरुत्वाकर्षण है जहां पर जो चीज उसको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है ना। तो ये क्या है, ये एक थ्योरी जनरेट होगी। सो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टू रीजनिंग, किसी भी रीजनिंग में तर्क की ओर जाना और उसको ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो ये पूरा एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है आपको अपनी बात कन्वे करने के लिए, एक संप्रेषण करने के लिए, तो उसके लिए एक डिजाइन प्रिपेयर करते हो मैसेज के रूप में आप, ठीक है, कि आप कैसे समझाओगे किसी चीज को। एंड उसके बाद फोर्थ पॉइंट आ जाता है यूज लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंडिएबल टू द लर्नर। यहाँ पर आप बिल्कुल अपनी जो भी चीज होगी उसको बिल्कुल कॉम्प्रीहेंडिएबल बनाओगे, मतलब व्याख्या करोगे, क्या करोगे,
उस चीज की यहाँ पर आप व्याख्या करोगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आप कोई भी चीज समझाओगे उसकी अच्छी तरीके से व्याख्या करोगे उस लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में, ताकि बच्चों को वो समझ सके, शिक्षार्थी उसको समझ सके। उसके बाद यूज एप्रोप्रिएट सिंबल्स, यहाँ पर जो भी आप सिंबल्स का यूज करोगे वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट होने चाहिए, सही होने चाहिए, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। इंक्लूड रेलेवेंट एक्सरसाइजेस, यहाँ पर एक्सरसाइज भी बिल्कुल रेलेवेंट हो जाती है, जरूरी हो जाती है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। देखिए मैंने आपको कुछ पढ़ाया है, उसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी, उसको समझना भी पड़ेगा, आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, आपको पीवाईक्यू करने पड़ेंगे। आपको ज्यादा से आप बोलोगे कि यार मैम ने मुझे पढ़ा दिया, अब तो मुझे सारा कुछ आता है, अब तो मैं सीधा डायरेक्ट पेपर में ही करूंगा, तो ऐसे नहीं होने वाला। एग्जाम ऐसे क्रैक नहीं होने वाला कि आप बोलोगे यार मैंने तो सारी क्लासेस अटेंड की थी फिर भी मेरा पेपर क्रैक नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं मेरे पास, बोलते हैं मैम मैंने तो सारी क्लासेस आपकी देखी थी फिर भी मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। सो ऐसे नहीं एग्जाम क्रैक होगा, बाय प्रैक्टिस होगा। सो यहाँ पर एक्सरसाइज भी बड़ी मैटर करती है। एक्सरसाइज ये वाली एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिस की बात कर रहा है। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो यहाँ पर परफेक्ट बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दिन प्रतिदिन दिन रात आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। सो मेक जेनरियस यूज ऑफ सिंपल्स एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, यहाँ पर बिल्कुल आपको जो है जेनरियस हो जाना चाहिए बिल्कुल। यहाँ पे जितना प्रचुर मात्रा में या प्राप्त मात्रा में जितने आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो उतने एग्जाम्पल दो। तो मैं तो आपको एग्जाम्पल दे दे के समझाने का प्रयास यहाँ पर कर रही हूँ। तो बिल्कुल जितनी एग्जाम्पल्स हो सकती है उतने एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल एक पर्याप्त मात्रा में जितनी तरीके से मैं आपको दे सकती हूँ। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ क्लियर कर लिए। अब आगे चलते हैं जरा अलग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, थोड़ा सा स्पीड करते हैं। अब प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन, टाइम ठीक है, हाफ एन आवर हो चुका है, चलिए कोई बात नहीं। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड मीडिया, अब यहाँ पर कुछ हमारे सिद्धांत होते हैं सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस के एंड मेथड्स एंड मीडिया के। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मेथड्स यूज करोगे, कुछ मीडिया, कुछ माध्यम भी यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर माध्यम भी होना जरूरी है, मीडिया भी होना जरूरी है। ठीक है, मेथड तरीके भी होना यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, पहला पॉइंट कहता है सिलेक्ट द रेलेवेंट एप्रोप्रिएट मेथड एंड मीडिया। यहां पर हमें सिलेक्ट करना पड़ता है फर्स्ट पॉइंट में कि जो भी चीज हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो रेलेवेंट होना चाहिए, मतलब बिल्कुल सही होना चाहिए, एंड एप्रोप्रिएट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए दो चीजों की बात की है ना, कि यहाँ पर आप सिलेक्शन तो कर रहे हो बट इंस्ट्रक्शनल, जो भी इंस्ट्रक्शन मतलब क्या है, टीचिंग, संप्रेक्षण करना है ना आपको, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन कर रहे हो, संप्रेक्षण कर रहे हो, तो उसके लिए कोई मेथड होना चाहिए। अब वो मेथड आप किसी तरीके का भी यूज कर सकते हो। मे बी आप मेथड चॉक एंड बोर्ड सिस्टम कर सकते हो, क्या पता आप चॉक एंड बोर्ड से पढ़ा रहे हो, सो वो चॉक एंड बोर्ड सिस्टम हो सकता है। मे बी आप जो है प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ा रहे हो, पीपीटी की फॉर्म में पढ़ा रहे हो, यस पीपीटी की फॉर्म में पढ़ा रहे हो। ठीक है, या आप कोई और मेथड यूज कर रहे हो। ठीक है, बाय सर्वे के मेथड से यूज कर रहे हो, सर्वे करके लेकर जा रहे हो, वर्कशॉप का मेथड यूज कर रहे हो, कोई भी आप मेथड यूज कर सकते हो। मेथड आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको अपने टॉपिक को समझाना है, आप किस तरीके का मेथड यूज करने वाले हो। संप्रेक्षण के लिए आप किस तरीके का मेथड यूज करने वाले हो। फिर उसमें आप मीडिया का भी यूज कर रहे हो। मीडिया का यूज कैसे, मतलब आप मेथड प्लस यहाँ मीडिया के यूज कर रहे हो। मीडिया में आपका क्या आ जाएगा, इंटरनेट आ जाएगा। मीडिया में क्या आएगा, यहाँ पर इंटरनेट आ जाएगा। अब इंटरनेट बाय मेरे से अगर मैं बात करूं तो आप कैसे मेरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, बाय यूट्यूब, बाय स्टडी टीचर चैनल, यूट्यूब के थ्रू ही आप मेरे से कनेक्ट हो पा रहे हो, मेरी बात समझ पा रहे हो, संप्रेक्षण हो पा रहा है हमारे बीच में। सो बाय मीडिया के थ्रू हो पा रहा है। सो यहाँ पर सिलेक्शन करना इस चीज का कि अगर आपको इंस्ट्रक्शनल करनी है, मतलब आपको यहाँ टीचिंग करनी है, संप्रेक्षण करना है, कम्युनिकेशन करना है, सो आप किस मेथड का यूज करोगे एंड एज वेल एज किस मीडिया का यूज करोगे उस चीज को समझाने के लिए। तो पहला वो चीज आपकी रेलेवेंट होनी चाहिए एंड एप्रोप्रिएट होना चाहिए, वो मेथड भी और वो मीडिया भी। अब ये मैंने मेथड और मीडिया आपको बता दिया। दूसरी चीज, यूज वेराइटी ऑफ मेथड्स एंड मीडिया। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास अगर मान लीजिए आप इस मेथड से कामयाब नहीं हो पाते अपनी बात को समझाने के लिए, संप्रेक्षण के लिए, तो आपके पास एक्स्ट्रा दूसरा एडिशनल वेराइटी ऑफ मेथड भी होना चाहिए। मतलब अगर आप अपनी बात को इस तरीके से प्रेजेंटेशन के थ्रू नहीं समझा पा रहे, सो आप चॉक एंड बोर्ड के उसमें एग्जाम्पल्स वगैरह देकर समझा दीजिए।
ठीक है। सो आपके पास यहाँ पर बाय जो है सेकंड वेरिएबल वैरायटी होनी चाहिए अपने मेथड और मीडिया को समझाने के लिए। तीसरी बात है यहाँ पर यूज करना है गुड क्वालिटी मीडिया। यहाँ पर जिस भी मीडिया का आप यूज कर रहे हो बिल्कुल गुड क्वालिटी का मीडिया यूज करना चाहिए। एंड द क्वालिटी ऑफ मीडिया इन अ टर्म एज विजिबिलिटी, मतलब आपकी बिल्कुल विजिबिलिटी पूरी प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी बहुत सारे बच्चे अगर क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे तो यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ से मेरी तो विजिबिलिटी पूरी जो रेजोल्यूशन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से फुल है, बट आपके अगर स्क्रीन में नहीं आ रहा तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता। तो ऊपर देखिए 3 डॉट होगा, 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, वहां पर आपको जो है बिल्कुल रेजोल्यूशन का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कीजिए, वहां पर जाकर उसको एचडी कर दीजिए। ठीक है, तो एचडी कर दोगे तो आपको जो स्क्रीन है ना वो बिल्कुल अच्छी तरीके से विजिबल हो जाएगी, अच्छी तरीके से दिखने लग जाएगी। ठीक है, और बहुत सारे उसमें ऑप्शंस होते हैं। तो बिल्कुल वैसे यहाँ पर आप अपनी जो क्वालिटी है, मीडिया ऑफ क्वालिटी जो भी है आपकी, उसको विजिबल होना चाहिए, वो बिल्कुल अच्छे से नजर आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपने शब्दों को बिल्कुल ही उसका फॉन्ट छोटा कर दो, ठीक है, या उसका फॉन्ट बहुत ज्यादा बड़ा कर दो, ठीक है, कि वो आंखों में चुभे, दिखे ही ना, आधे शब्द कहाँ चले जाए, आधा कहाँ चले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उसका जो मतलब तरीका है या दिखने का जो साइज है वो बिल्कुल मीडियम होना चाहिए, ताकि सबको समझ में भी आ जाए और दिखाई भी दे दे। तो विजिबिलिटी होनी चाहिए, लेंगिबिलिटी होनी चाहिए, फिनिश होना चाहिए, पूरी तरीके से कवर अप होना चाहिए। एंड कलर्स, कलर्स का भी यूज हमें बहुत अच्छी तरीके से करना पड़े। ऐसा कलर्स का यूज ना करो जो भैया आईज में बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर दे आपको। ठीक है, तो बिल्कुल सही सही कलर्स का आपको यूज करना चाहिए। प्रिंटिंग शुड बी जज बिफोर इट्स यूज, जो भी प्रिंटिंग करो वो यूज करने से पहले उसे देख लीजिए कि वो अच्छी तरीके से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो इन सब चीजों की ध्यान आपको रखना पड़ता है जब आप किसी मेथड या मीडिया का यूज करते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं हाँ यूट्यूब के थ्रू पढ़ा रही हूँ, प्रेजेंटेशन में अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन मैंने बनाई नहीं है, समझ ही नहीं आ रही, दिखाई नहीं दे रहे शब्द, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखे, इसलिए आपको भी उसका जो है ध्यान रखना पड़ता है। सो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है इंटीग्रेटेड मीडिया इन टीचिंग लर्निंग, मीडिया शुड नॉट बी यूज इन आइसोल्यूशन। सो यहाँ पर आप इंटीग्रेटेड जो मीडिया है उसका यूज करते हो टीचिंग लर्निंग में, अपनी लर्निंग को एनहांस करने के लिए अलग अलग आप मीडिया का यूज कर सकते हो। बिल्कुल आप अपनी स्टडी के लिए अलग अलग चैनल का यूज, देखिए मैं कहती हूँ आपको, हमेशा कहती हूँ कि अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो सो एक मेंटोर बनाइए, एक मेंटोर को अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए। ठीक है, वो किस तरीके से पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे, क्योंकि सबका तरीका अलग अलग होता है पढ़ाने का। ठीक है, तो यहाँ पर सबको अलग अलग तरीके से, अगर आप सबको देखने बैठ जाओगे ना तो आप खुद ही गुमराह हो जाओगे, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा आपको क्या करना है। सो मैं आपको यही गाइड करूंगी एज अ टीचर कि आप एक मेंटोर बनाइए और उस एक मेंटोर को बिल्कुल अच्छी तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। ठीक है, आपको जो है पीपीटी भी दिए जा रही है, आपको डेली क्लासेस भी हो रही है, तो ये दोनों चीजों को आप करोगे। देखिए मैं एक बात फिर कहूंगी कि आपके 2 पेपर है। ठीक है, आपके कितने पेपर हैं, आपके जो है पेपर 2 है, 2 पेपर्स हैं आपके। अब यहां पर जो पेपर 1 है और एक है पेपर 2, पेपर 1 को आपने अपना 30% देना है। कितना परसेंट देना है, 30% आपको देना है पेपर 1 को। मेरी बात समझ में आ रही है? और पेपर 2 को जो है आपने अपना 70% देना है। मेरी बात समझ में आ गई? पेपर 1 में, तो पेपर 1 के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो क्लासेस डेली हो रही हैं, प्रेजेंटेशन आपको जो है प्रोवाइड करी जा रही है टेलीग्राम में। ठीक है, बाकी थोड़ा सा आप थोड़ा खुद भी पढ़ लीजिए, मतलब मेनली आप प्रैक्टिस ही तो करोगे खुद से, यहाँ तो आप समझ रहे हो ना सब कुछ, वहां आपको थोड़ी प्रैक्टिस ही तो करनी है। तो थोड़ा 1 2 3 4 घंटे जो भी है आपके, 3 घंटे भी निकाल लेंगे, 2 घंटे भी निकाल लेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, PYQ के लिए, तो बहुत है। तो 30% आपको पेपर 1 में देना है, बट 70% आपको अपने पेपर 2 में देना है, क्योंकि पेपर 2 में आपको क्वेश्चंस भी ज्यादा आएंगे और वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। वहां पर आपकी जो है दक्षता देखी जाएगी, आपका स्किल्ड देखा जाएगा कि आपके अपने पेपर में कमांड कितनी है। समझ में आ रही है? ये तो आपका जनरल पेपर, देखिए ये फर्स्ट पेपर जो है आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है, रीजनिंग आपने कहीं ना कहीं पढ़ी है, मैथमेटिक्स के थोड़े बहुत आपने कहीं ना कहीं किया होगा। ठीक है, जो कॉम्प्रिहेंसिव है वो आपने कहीं ना कहीं किया होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड, लर्निंग एप्टीट्यूड एक जनरल चीजें हैं हमारी, कम्युनिकेशन एक जनरल चीजें हैं हमारी, जो समझ से ही आप समझ सकते हो, और अच्छी तरीके से अगर कंसेप्चुअल समझ जाओगे तो बिल्कुल आप 30% अपना कर लोगे। लेकिन जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें आपकी कमांड होनी चाहिए और उसको आपने ज्यादा फोकस करना है। तो थोड़ा जो टाइम है आपका उसको मैनेजमेंट करके ज्यादा टाइम अपने अपने पेपर 1 को दीजिए,
और सॉरी अपने पेपर सेकंड को दीजिए जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, और 30% अपना जो है पेपर वन को दे दीजिए। तो पेपर वन तो आपका मुझे लगता है कि अगर आप डेली क्लासेस यूज कर रहे हो, अपना जो है पीडीएफ ले रहे हो और साथ ही साथ रीडिंग कर रहे हो और मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो उसी से आपका जो है पेपर वन कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? बस यही मैं आपको कहना चाहती हूँ, इस चीज को चलिए, और बाकी मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी डाल दूंगी ताकि आपको पता चल जाए। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि मैम बुक्स के रिगार्डिंग डाल देना कि बेस्ट बुक कौन सी होगी, तो वो भी मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपने देखा होगा शॉर्ट वीडियो में मैंने डाल दिया है, जिन्होंने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है मैंने, बेस्ट बुक कौन कौन सी होगी। वो 2 बुकें मैंने आपको बताई है कि आपको अपनी हेल्प के लिए चाहिए तो आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी तो यहाँ क्लासेस हो ही रही है, उसमें आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। चलिए, तो ये 4 पॉइंट आपके कवर अप हो गए हैं, ठीक है। ये उदाहरण आप लोग देख लीजिएगा। अब आगे चलते जरा हम, ये हमारा फोर्थ वाला पॉइंट है। अब हमारे 3 पॉइंट ऑलरेडी कवर अप हो चुके हैं, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर बिल्कुल कंडसिव जो लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो होना चाहिए। कंडसिव का मतलब क्या होता है? कंडसिव का मतलब होता है स्पोर्टिंग, या स्पोर्टिंग कह लीजिए या स्पोर्ट कह लीजिए, ठीक है। बिल्कुल हाथों से अच्छी तरीके से नहीं लिखा जा रहा। सो स्पोर्टिंग, ओके। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो भी आप यहाँ पर लर्निंग कर रहे हो उस अच्छे पर्यावरण के लिए, एक एनवायरनमेंट के लिए एक कंडक्टिव जो है होना चाहिए, मतलब एक स्पोर्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। अगर एनवायरनमेंट स्पोर्टिव नहीं होगा तो क्या होगा? तो अच्छे से संप्रेषण नहीं हो पाएगा, अच्छे से स्टडी नहीं हो पाएगी। तो पहला पॉइंट कहता है कि क्लास शुड नॉट बी ओवर क्राउडेड। जहां आप पढ़ाने वाले हो या क्लासरूम में आप पढ़ाने वाले वो ज्यादा ओवर क्राउडेड नहीं होनी चाहिए, भीड़ भड़ाका वहां नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए टीचर एक है और बच्चे 100 बैठ गए वहां पर, तो उसमें संप्रेषण नहीं हो पाएगा, एक एक बच्चे से बातचीत नहीं हो पाएगी, वार्तालाप नहीं हो पाएगा, संप्रेषण पढ़ाया नहीं जाएगा, संचार नहीं हो पाएगा, समझ में भी नहीं आएगा। सो ओवर क्राउडेड नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट, इंश्योर द प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट इन द क्लासरूम। क्लासरूम में एक अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। एक डेस्क में जैसे 2 बच्चे बैठे हुए हैं, अगले डेस्क में 2 बच्चे बैठे हुए, थोड़ा स्पेस बीच में होना चाहिए ताकि बच्चे आपस में वार्तालाप ना करें। तो बिल्कुल एक सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा बनाना चाहिए हमें एक स्पोर्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए। तीसरी बात, बिल्ड द रिपोर्ट विद द स्टूडेंट। यहाँ पर बिल्कुल जो है हमें स्टूडेंट के साथ रिपोर्ट रहना है। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? संबंध स्थापित करना। बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, ठीक है। बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए ताकि बच्चे अपने प्रॉब्लम्स को लेकर हमारे पास आए, हमें बताए। इस तरीके से नहीं कि इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओ बच्चों के साथ, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस भी होनी चाहिए, बट थोड़ा बच्चों के साथ जो है रिलेशन भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, कि बच्चे आपकी गुस्से को भी समझे और आपकी दूसरी चीज को भी समझे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, आपने बोल दिया बेटा अगर कल पढ़कर नहीं आया तो तेरी टांगे काट दूंगी, बच्चा डर के मारे अगले दिन स्कूल ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा रिपोर्ट विद द स्टूडेंट, बच्चों के साथ थोड़ा सा एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। चौथा पॉइंट, टू करेज द कॉपरेशन और द हेल्थी कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट। तो यहाँ पर बच्चों के अंदर एक कंपटीशन की जो भावना होती है वो पैदा करना टीचर का काम यहाँ पर होता है। दिस कैन बी अचीवमेंट ऑफ असाइनमेंट ग्रुप एक्टिविटी। यहाँ पर एक दूसरे से कंपटीशन कब करेंगे? जब आप क्लासरूम में बच्चों को एक्टिविटीज दोगे करने के लिए। जैसे आपने ग्रुप बना दिए, ग्रुप बनाकर आपने बोली आप ये कीजिए, आप देखते हैं सबसे फर्स्ट कौन आता है। सो यहाँ पर आपने उनको दे दिया और सब अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पर बच्चों के अंदर करेजमेंट आती है, बच्चे एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, एक हेल्दी कंपटीशन होता है और इस तरीके से बच्चे जो है आगे बढ़ने का सोचते हैं। तो ये आपकी 4 चीजें होती है जो आपके कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट को बेस्ट बना देती है। तो आप क्रिएट कर सकते हो, उसको अच्छी तरीके से बना सकते हो इस तरीके से। समझ आए ये तरीके? ये क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? आपके लिए पढ़ाए जा रहे हैं भैया, आगे जाके आपने प्रोफेसर बनना है, ठीक है।
सो फीडबैक मैकेनिज्म, यहाँ पे बिल्कुल फीडबैक भी बहुत ज्यादा मायने लगता है, बच्चों का फीडबैक यहाँ पे मायने लगता है, इट शुड वर्क बोथ वेज, ये दोनों तरीके से होता है। यहाँ पर बच्चे, टीचर ने अगर कोई बात बच्चे को समझाई है तो वो उनसे क्वेश्चनिंग करके पूछ सकती है, उनसे फीडबैक ले सकती है, उनको समझ आया कि नहीं आया। बाय फेशियल एक्सप्रेशन से भी आप पता कर सकते हो। सो वर्बल नॉन वर्बल दोनों तरीके से आप यहाँ पर पता कर सकते हो कि बच्चे को कितना समझ में आया, नहीं आया तो आप उस चीज को दोबारा समझा सकते हो। सो इस तरीके से आप फीडबैक मैकेनिज्म है, आप वहां पे प्रतिक्रिया जो है बच्चों की बड़ी ज्यादा मायने लग जाती है। सो अनकरेज एक्सपेरिमेंटेशन, आप वहां पर बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट भी करवा सकते हो, मतलब बच्चों को अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करवाना, ताकि बच्चे कुछ ना कुछ सीखे खुद। चाहे आप उस तरीके से वर्कशॉप लगा लीजिए, ठीक है, या आप किस तरीके से भी आप उनको यहाँ पर जो है इन्वॉल्व कर सकते हो किसी चीज़ में। तो एक्सपेरिमेंट करवाना उनको अलग अलग तरीके से, और उनको इस चीज़ में इन्वॉल्व करना, ये भी एक काम जो है होता है एक टीचिंग उसमें। एंड प्रोवाइड द रेनफोर्समेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको आप बिल्कुल मार्क कर लीजिए। रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? रेनफोर्समेंट का होता है मतलब कि किसी चीज़ को आप बिल्कुल पक्का कर लेते हो। पक्का कैसे कर लेते हो? या बिल्कुल उसको उस चीज को करने के लिए बांधे बना देते हो। मतलब कैसे? कि जब आप, कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको क्या करोगे? आप उस बच्चे को प्रेज करोगे, आप उस बच्चे को अप्रिशिएट करोगे, ठीक है, कि वेल डन, बहुत अच्छा किया। आप उसको आगे बुलाओगे, बाकी सब बच्चों को बोलोगे देखिए कितना अच्छा परफॉर्म किया इस बच्चे ने, उसको रिवॉर्ड दोगे, ठीक है, उसको उसका जो अंदर का वो है उसको आप जगाओगे कि आपने बहुत बेहतर किया है, तो आगे से उसके अंदर भी भावना आएगी कि यस, मुझे अब कल भी ऐसे ही करके जाना है, मुझे भी एक अच्छे मार्क्स लेकर जाने हैं, और बाकी बच्चे भी उससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो ये बिहेवियर होना चाहिए। प्रोवाइड रेनफोर्समेंट, मतलब अगर किसी ने बेहतर किया है तो उसको शाबाशी देना, उसको रिवॉर्ड देना, उसको अप्रिशिएट करना, ये हमारा कर्तव्य है, ताकि बाकी बच्चे भी उससे सीखे और वो बच्चा भी और ज्यादा अपना बेहतर दे सके। सो उसकी चीज को और पक्का कर देना, उसका जो प्रयास था, उसका जो टेस्ट था, या उसने जो अपनी मेहनत से जो भी किया था उसको और पक्का कर देना, उसको बढ़ाने का काम हम करने का यहाँ पे रेनफोर्समेंट कहलाता है। एंड प्रोवाइड द नॉन थ्रेटनिंग एनवायरमेंट, यहाँ पर हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि बिल्कुल नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट ना हो, मतलब इस तरीके का एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल जो है बच्चों को खतरा रहे वहां पर, ठीक है, किसी चीज का खतरे वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। कि जैसे ये मैंने अभी बताया आपको कि कोई बच्चा है वो पढ़कर नहीं आया और आपने उसको बिल्कुल धमका दिया, बेटा अगर तू कल आ गया ना तो तेरी तो खैर नहीं, तेरे को मैं यही गाड़ दूंगी, ठीक है। हमारे एक टीचर हुआ करती थी, सुनीता सांबरा मैम था उनका, तो वो टीचर हुआ करती थी, तो वो मैम ऐसी थी, मतलब बड़ी खतरनाक थी, उनका बीपी कब हाई हो जाता था पता नहीं, कभी मेरी क्लास देख लेंगी तो मेरे को तो अभी भी डर लग रहा है उनसे। तो बिल्कुल वो बड़ी स्ट्रिक्ट थी, तो वो ना हमको पढ़ाती थी हमेशा, इंग्लिश के टीचर थे हमारे। और जब पढ़ा रहे थे तो वो कोई बच्चा कुछ, बिल्कुल जब वो पढ़ाती थी तो एक ऐसा माहौल रहता था कि कोई बच्चा बिल्कुल हिलता भी नहीं था, बिल्कुल हिलता भी नहीं, डुलता भी नहीं था, और इस तरीके का माहौल रहता था। और तब वो बिल्कुल बोलती थी, थोड़ा सा भी अगर कोई बंदा हिला ना तो वो मैम बिल्कुल ऐसे बोलती थी, उठ उठ जल्दी यहाँ से, उठ उठ जा जल्दी, नहीं तो तुझे यहीं गाड़ दूंगी, निकल जा बाहर। तो मतलब उस मैम का मतलब इतना दबदबा, इतना डर होता था क्लासरूम में हम लोगों को, कि कोई बच्चा अपनी जो नेक होती थी ना उसे ऊपर भी नहीं करता था, इस तरीके का डर जो था टीचर का था। लेकिन हाँ चलो, मेरे लिए तो अच्छी थी, मुझे बहुत प्यार करती थी। सो प्रोवाइड, इस तरीके का मतलब क्लासरूम में इस तरीके की कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि अगला बंदा अगले दिन से स्कूल ही ना आए, छुट्टी मार ले, तो वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए। नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र होकर बच्चे स्कूल में आए, बट हाँ पढ़कर आए, थोड़ा हल्का फुल्का डर तो रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही डराना छोड़ दो, ये नहीं कहा मैंने, ठीक है। तो ये जो कुछ 8 पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके साथ बता दिया, आपको डिस्कस कर दिया किस तरीके का वातावरण जो है वो होना चाहिए। आगे आ जाते हैं पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग क्या होते हैं देख लेती हूँ मैं थोड़ा सा, कि पढ़ा सकते हैं, टाइम भी इतनी जल्दी हो जाता है पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो ये टॉपिक आज ही करें, इसको कर लेते हैं, है ना, इसको कर लेते हैं, एडवांटेज कर लेते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो फटाफट इसको कर लेते हैं जरा। पैराफ्रेजिंग क्या होता है? पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है? पैराफ्रेजिंग का मतलब ही होता है समरी, या संक्षेप में बताना किसी चीज को, ठीक है। पैराफ्रेजिंग का मतलब लिख लीजिए, संक्षेप में किसी चीज को बताना, ठीक है, संक्षेप में, या इंग्लिश में कहें तो
समरी, ठीक है, किसी चीज को समराइज करके बताना। तो यहाँ पर पैराफ्रेजिंग क्या है, इट इज अ स्किल दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द गुड लिसनर। ये एक गुड लिसनर की क्वालिटी होती है कि जो एक अच्छा लिसनर होता है, सुनने वाला व्यक्ति होता है, वो जब किसी बात को सुनता है तो उसने कितना ग्रहण किया, उसने कितना उस बात को समझा, तो जब वो उसकी व्याख्या करता है, यहाँ पर उसको बताता है, उसको संक्षेप में मतलब छोटे शब्दों में बढ़ाता है। पूरी स्टोरी उसने सुनी, पूरी कहानी उसने सुनी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कहूँ, मैंने अभी तक कम्युनिकेशन में बहुत कुछ पढ़ा दिया, ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि आपको कितना समझ में आया, तो आप थोड़ा, सभी बच्चे अपने अपने वे में बोलेंगे कि मैम मुझे इतना समझ में आया, ऐसा था, आपने ये बताया। मैं बोलूँगी क्या क्या बताया मैंने, तो आप बोलोगे कि मैम आपने मुझे जो है पहले कम्युनिकेशन बताया, फिर आपने मुझे कम्युनिकेशन में ये मीनिंग बताया, फिर आपने मुझे उसके टाइप्स बताए, मैम आपने नॉन वर्बल बताया, वर्बल बताया, मैम आपने फॉर्मल बताया, इनफॉर्मल बताया, ठीक है, तो आप मुझे बताओगे। अब यहाँ पर जब आप मुझे बता रहे हो, तो जहां पर आप इनकरेक्ट होगे, मतलब जहां पर आप मुझे समझा रहे हो कि मैंने आपको अभी फ्रेश फ्रेश क्या क्या पढ़ाया, बट आप यहाँ पर जहां पर इनकरेक्ट होगे, वहां पर मैं उसी वक्त आपको क्या कर दूंगी, करेक्ट कर दूंगी, मतलब आपकी वहीं पे करेक्शन कर दी जाएगी। सो जहां पर भी कोई व्यक्ति गलत होगा उसको वहीं पे करेक्ट कर दिया जाएगा। सो आप कैसे करके बताओगे कि मैंने, आपने मुझे ये पढ़ाया और मैंने ये सुना और फिर मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज जहां पर होती है, क्या समझ में आया उसे आप अपने शब्दों में बताते हो, पुटिंग समथिंग इन योर ओन वर्ड्स। आप यहाँ अपने वर्ड्स में बताओगे कि आपने क्या क्या पुट किया, आपने क्या क्या समझा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको जरा समझ लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इट मीन स्टार्टिंग इन योर वर्ड ओन वर्ड्स एंड यू अंडरस्टैंड ऑफ व्हाट हैज टू जस्ट बी सेड, कि आपने क्या कहा, दैट पुटिंग समथिंग इन योर ओन वर्ड्स, आप उसको खुद अपनी लैंग्वेज में आप उसे बताते हो। इट गिव्स द स्पीकर द अपॉर्चुनिटी टू फाइंड आउट व्हाट द मैसेज इज गेटिंग अक्रॉस टू यू। यहाँ पर मुझे पता चलेगा कि मेरी कितनी बात आपको पहुंची, मतलब जो मैं समझाने का प्रयास कर रही थी, क्या वो आपको कितना समझ में आया, दैट इज पैराफ्रेजिंग। ओके, सो यहाँ पर ही और शी कैन देन मेक एनी करेक्शन नीडेड। और यहाँ पर अगर आप मुझे बताओगे कि मैम आपने मुझे ये पढ़ाया, इसमें आपने मुझे ये समझाया और मुझे लगेगा कि ये चीज आप गलत समझ गए, मैंने ये नहीं समझाया था लेकिन आप थोड़ा कुछ गलत समझ गए, सो मैं आपको जहां पर मुझे जरूरत होगी मैं वहां पर आपको करेक्ट भी कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज क्या हो रही है, यहाँ पर एक चीज क्या हो रही है, यहाँ पर आपको तुरंत फीडबैक मिल जा रहा है। मतलब मैंने आपसे पूछा, आपने मुझे बताया, सो मुझे पता चल गया आपको कितना समझ में आया और क्या समझ में आया, और जहां गलती लगी मैंने वहां आपको करेक्ट भी कर दिया। सो आपसे मुझे, मैंने सुन लिया आपने क्या क्या बोला और मैंने उसका सीधे तुरंत आपको उसका आंसर भी करेक्ट कर दिया। सो फीडबैक भी यहाँ पर तुरंत इमीडिएटली मिल रहा है। सो बड़ी इफेक्टिव रहेगी ये। एंड इट कैन बी मेक द करेक्शन नीडेड, मतलब जहां पे जरूरत है वहां पर आप करेक्शन भी कर दोगे। इट टू बीइंग अ पैराफ्रेजिंग, इस पैराफ्रेजिंग में यू माइट स्टार्ट बाय सेइंग, आप जब इसमें किसी भी तरीके या किसी भी बात को कहने की कोशिश करोगे तो कैसे कहोगे, व्हाट आई हियर यू सेइंग इज, कि मैं ये कह रही हूँ या कह रहा हूँ जो भी है, ठीक है, कि आपने मुझे ऐसा कहा और मैंने ऐसा सुना जो भी है, एंड इट साउंड लाइक, या ऐसे साउंड करता है, ऐसे पहले सॉ ऑन ऑन करके बोलोगे आप। सो व्हाट आई हियर यू सेइंग इज सॉ ऑन, और इट साउंड लाइक, या इस तरीके से बोलोगे, या लेट मी सी इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, मैं देखती हूँ कि आपकी बात को मैं कितना अंडरस्टैंड कर पाई हूँ, एंड देन सा ऑन एंड इजीली। तो मतलब इस तरीके से आप बोलोगे कि मैंने आपकी बात सुनी, आपने इस तरीके से बोला और ये बोला, और जहां करेक्शन की जरूरत होगी मैं वहां करेक्शन भी कर रही हूँ, दैट इज पैराफ्रेजिंग। ओके, मतलब अपने शब्दों में आप बताते हो, संक्षेप में बताते हो, समराइज करके बताते हो। इट हैज टू रिमेंबर व्हाट वाज सेड फ्रिक्वेंटली, ये बताता है कि आपने क्या फ्रिक्वेंटली बोला है, ठीक है, ठीक है, कि जो मैं सुन रहा हूं वह है, इस तरीके से, या ऐसा लगता है करके, या मुझे देखने दो, या कुछ भी इस तरीके से। अब आगे देखिए, पैराफ्रेजिंग आपको समझ में आ गया, किसी चीज को संक्षेप में बताना, अपने शब्दों में बताना, और जहां पर जब अपने शब्दों में आप बताओगे कि मैंने ये आपने जो जो बोला था मुझे इतना समझ में आया, और वहां पर जहां जहां जो जो आप बात बोलोगे उसमें से अगर कुछ करेक्शन करनी होगी तो मैं करेक्शन भी कर दूंगी, दैट इज पैराफ्रेजिंग। एंड यहाँ पर कुछ 4 R दिए हुए हैं पैराफ्रेजिंग के। 4 R कौन कौन से दिए हुए हैं, पहला आ जाता है रिवॉर्ड, यहाँ पर रिवॉर्ड आ जाता है, सॉरी रिवॉर्ड नहीं है, रिवर्ड है,
ठीक है, तो रिवर्ड आ जाता है जहां पे यू कैन रिप्लेस एनी वर्ड्स विद सिनोनिम्स। यहाँ पर आप सिंपली आप किसी आप जब कितना सुन पाए हो, कितना आपको समझ में आया, सो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अपने ओन वर्ड में उस वर्ड को रिवर्ड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए मैंने जो है निमोनिक वर्ड यूज किया था थोड़े टाइम पहले। ठीक है, आप जब मुझे समझा रहे हो, सो आप मुझे कह रहे हो कि मैम स्मार्ट इज अ एब्रीविएशन। यस, स्मार्ट वर्ड यूज किया था ना मैंने। यस, स्मार्ट वर्ड यूज किया था। स्मार्ट के लिए मैंने निमोनिक्स वर्ड यूज किया कि हालांकि एब्रीविएशन भी कहते हैं उसे और निमोनिक भी कहते हैं, बट मैंने निमोनिक वर्ड यूज किया। आपको निमोनिक नहीं याद आया जब आप मुझे बता रहे हो, आपने उस वर्ड को रिप्लेस करके क्या बोल दिया, मैम आपने एक एब्रीविएशन बताई थी स्मार्ट। ओके, सो यहाँ पर आपने वर्ड को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। सो यहाँ पर बच्चा अपने ऑन वर्ड्स में बताता है तो वर्ड्स को भी रिप्लेस कर देता है, रिवर्ड कर देता है, रीअरेंज कर देता है, शब्दों को इधर उधर कर देता है, हेर फेर कर देता है शब्दों में। ठीक है, तो रीअरेंज भी यहाँ कर देगा क्योंकि उसने जिस तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा उसके अकॉर्डिंग कर लेगा। तीसरा, रियलाइज। यहाँ पर सम इंफॉर्मेशन में जैसे मान लीजिए किसी का नाम है, किसी का टाइटल है, या जो डेट्स है, ठीक है, वो चेंज नहीं करेगा, कांट चेंज, उसको चेंज नहीं करेगा, बट वो चीजें उसकी बिल्कुल रिलायबल होगी, बिल्कुल सही होगी। एंड रीचेक, अब यहाँ पर वो रीचेक भी करेगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन उसने बताई है, या वो देखेगा कि यार ये मैंने करेक्ट बताई है कि नहीं बताई है, या मैं देखूंगी कि ये करेक्ट है या नहीं है। सो यहाँ पर रीचेक भी किया जाएगा, देखा जाएगा कि उसने जो बात समझी है वो बिल्कुल सही समझी कि नहीं। तो इन चार बातों का, ये चार जो 4R जिसे कहा गया है, वेरी याद कर लीजिए। रिवर्ड हो गया, रीअरेंज हो गया, रियलाइज हो गया और रीचेक हो गया। ये चार वर्ड आपको याद करने हैं पैराफ्रेजिंग में। पैराफ्रेजिंग में ये चार वर्ड्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। संक्षेप में आप ऑन शब्दों में बताते हो तो आप इनमें हेरा फेरी कर देते हो, ठीक है, मैनिपुलेशन हो जाता है। चलिए, अब इसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं, उससे समझ लेंगे। तो एडवांटेज, पहला एडवांटेज क्या होता है, इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स नो दैट दे आर अंडरस्टूड बाय द इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत काफी हेल्प होती है एक टीचर से समझने में, क्योंकि टीचर यहाँ पे टीच कर रहा है, मैं यहाँ आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप यहाँ पर समझ पा रहे हो उसे अच्छी तरीके से। देखिए, अभी आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास बुक होगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास केवीएस मदान की ही बुक है, तो बिल्कुल आप इस तरीके का आपको वहां पर एडवांटेज भी मिल जाएगा, ये सब चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी। बट आप पढ़कर नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपके एक ही चीज को क्लियर कर रही हूँ कि एडवांटेज ऑफ पैराफ्रेजिंग क्या हो गया। एडवांटेज ऑफ पैराफ्रेजिंग में यह हो गया कि यहाँ पर टीचर इंस्ट्रक्शन मतलब टीचर यहाँ पर समझाता है और बच्चा उसको किस तरीके से अंडरस्टूड करता है, किस तरीके से समझता है, ये इसका पहला एग्जाम्पल, सॉरी पहला एडवांटेज हो जाएगा, फायदा हो जाएगा कि यहाँ पे बच्चा उस चीज को समझने की प्रयास करता है जो टीचर समझाती है। दूसरा, इट प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द अकरिंग। यहाँ पर बच्चा जो है मिसअंडरस्टैंडिंग से भी प्रिवेंट होता है, बचता है, गलत फहमियों से बचता है। क्यों क्यों बचता है भैया, क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया और अभी आपसे पूछ लिया कि मैंने क्या क्या समझाया, तुरंत पूछ लिया। सो आपने बोला कि मैंने ये सुना था और आपने ऐसा सब बताया, तो यहाँ पर आप जो भी मिस्टेक करोगे मैं आपको इमीडिएटली करेक्ट कर दूंगी। सो आप यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आपको, जब मैं आपको उसी वक्त आपको करेक्ट कर दूंगी कि आपने बेटा ये बात गलत समझी है, ऐसी नहीं थी, ये ऐसी थी। सो आप वहां पर अपनी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट नहीं करोगे कि भाई मैम ने कभी ऐसे बताया था, नहीं, आप वहीं पर अपने आप को करेक्ट कर दोगे। सो मिसअंडरस्टैंडिंग से आप यहाँ पर प्रिवेंट हो जाते हो, बच जाते हो। इट हेल्प्स टू अवॉइड द इम्पल्सिव एंड एंग्री रिलेशन, यहाँ रिएक्शन। यहाँ पर कई कई बार क्या होता है, कभी कभी एंग्री रिएक्शन भी आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है कि बच्चा भी सुनना नहीं चाहता, टीचर समझा रही है तो टीचर भी बच्चे की सुनना नहीं चाह रही, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, फाइटिंग हो जाती है, एक एंग्री रिलेशन हो जाता है कि मैम मेरी बात नहीं सुन रही और मैं मैम की बात नहीं सुन रहा। सो यहाँ पर पेशेंस रखना जरूरी होता है। यहाँ पर टीचर क्या कह रही है थोड़ी टाइम के लिए मौन रहना पड़ता है, फिर स्टूडेंट क्या बोल रहा है टीचर को उसकी बात को सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, लिसनर करना पड़ता है। सो टीचर को भी यहाँ पे स्टूडेंट को समझने की जरूरत होती है और स्टूडेंट को भी टीचर को समझने की जरूरत होती है। सो इट हेल्प्स टू अवॉइड द इम्पल्सिव। तो यहाँ पर आप इम्पल्सिव जो है उसको पूरी तरीके से अवॉइड करते हो, किसी तरीके का कोई भी यहाँ पर इम्पल्सिव क्रिएट नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, यहाँ पर एंग्री रिएक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि टीचर ने जो समझाया होता है वो तुरंत वहीं पर पूछ लेती है, ठीक है। तो फाइटिंग के चांसेस कम होते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो अभी समझाया अभी पूछ लिया, अभी फीडबैक मिल जाएगा मुझे,
ठीक है, बाद में थोड़ी ना मिलेगा, अभी फीडबैक मिल जाएगा। सो यहाँ पर एंग्री और इस तरीके का रिएक्शन नहीं देखने के लिए मिलता, और यही इसका एक एग्जाम्पल, एक एडवांटेज है, फायदा है। उसके बाद इट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग अ डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्टेड से भी ये बचाता है। डिस्ट्रैक्टेड से कैसे बचाता है, क्योंकि पैराफ्रेजिंग में क्या होता है, पैराफ्रेजिंग में हम क्या करते हैं, किसी एक बच्चे को उठाया, उस बच्चे से पूछ लिया चलिए आप बताइए, है ना, आप बताइए कि मैंने आपको क्या समझाया। तो क्या होता है, जब हम किसी एक बच्चे को क्लासरूम में, अगर हम एक बच्चे को उठा देंगे, बेटा आप बताइए क्या हुआ, तो बाकी बच्चे क्या हो जाएंगे, थोड़े डर जाएंगे, वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो समझने की कोशिश करेंगे, वो याद करने की कोशिश करेंगे कि मैम ने क्या पढ़ाया था। मेरी बात समझ में आई। सो यहाँ पर किसी प्रकार की डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, बच्चा फिर खुद पे फोकस करने लग जाता है कि मैम ने क्या पढ़ाया था, कहीं उसके बाद मेरा नंबर ना आ जाए, मुझसे ना पूछ ले। सो यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है, यहाँ पर इम्पल्सिव एंग्री वाला जो सिस्टम होता है, सीन होता है, वो नहीं होता, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, और यहाँ पर जो है हेल्प करता है, जो इंस्ट्रक्शन होता है टीचर पढ़ाता है और बच्चे उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये इसकी जो है मेन एडवांटेज जो है वो देखने को मिलती है। आई होप आपको पैराफ्रेजिंग जो है अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, वैसे तो मैंने आगे बहुत कुछ बना दिया था, बट ये सब हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, कल ही डिस्कस करेंगे इसको। तो ये रह गया है। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए। सो ऑल द बेस्ट, और बिल्कुल अच्छी तरीके से लगे रहिए पढ़ाई में, PYQ दीजिए, और जैसा कि मैंने कहा 30% अपना फर्स्ट पेपर को दीजिए और 70% आपका सेकंड पेपर को दे दीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल बाकी क्लास और PDF आपको इजीली टेलीग्राम में दिए जा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई नहीं है, फ्री क्लासेस है, फ्री आपको सब कुछ है। फीडबैक आप दे सकते हैं, जिस भी प्रकार का आपका फीडबैक होगा, ठीक है। और रोज रेगुलर 8 बजे क्लासेस होती है, डेली क्लासेस जो है अटेंड कीजिए। बेस्ट बुक की मैंने वीडियो डाल दी है, वो भी आप देख लीजिएगा। और चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सो बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। सो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।